हैप्पी टीचर्स डे। मैं रवि सिंह, संदेश फाउंडर संदेश एकेडमी प्रयागराज। आज शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी विद्यार्थियों को प्यार और आशीर्वाद, सफलता पग पग पर उनकी कदम चूमे। आज हमारा पूरा शिक्षक समाज विद्यार्थियों के दुख से पीड़ित है और विद्यार्थियों का दुख क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो आज मैं दो शब्द बेरोजगारी पर बोलना चाहता हूं। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो एक दिन किसी के मन की बात करने से उत्पन्न नहीं हो जाती। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो दशकों से चली आ रही परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण पैदा हुई है। एक साइकिल था, लोग जॉब प्राप्त करते हैं, लोग रिटायरमेंट लेते हैं, इसके बाद वैकेंसीज होती है, डिमांड की जाती है, सरकार उस पर वैकेंसी निकालती है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है और विद्यार्थियों का उसमें चयन होता है। लेकिन पिछले कुछ दशक से लगातार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सब में अनियमितता पाई जा रही है। आज एक वैकेंसी के आने और सिलेक्शन कंप्लीट करने तक टोटल 3 या 4 साल समय लग जाता है। परीक्षाओं के स्टेप के बाद 2 स्टेप और गुजरना पड़ता है। आज का विद्यार्थी ठगा महसूस कर रहा है। आज वो दर्द से पीड़ित है। पढ़ तो रहा है लेकिन किस दिशा में जाएगा, फ्यूचर कहां होगा, आज उसको इस बात का पता नहीं है। परीक्षाओं का आयोजन होता है, पेपर आउट हो जाता है या परीक्षाएं संपन्न भी हो गई तो कोर्ट में चली गई। तो इस तरह से 3 या 4 साल एक एक वैकेंसीज को क्लियर करने में लग जाता है। और एक विद्यार्थी के जीवन में कितनी परीक्षाएं आएंगी? अगर एक परीक्षाएं 4 साल ले रही हैं, 4-4 साल में क्लियर होगी तो एक विद्यार्थी कितना परीक्षा दे सकता है ना? मुद्दा यह है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी जो है एक ऐसी समस्या है जो समाज में व्याप्त हो गई है, जिसका संपूर्ण निदान संभव नहीं है। कभी बेरोजगारी को आप पूर्णतया खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। नए नए रोजगार का सृजन करके बेरोजगारी में सुधार किया जा सकता है, पूर्णतया खत्म नहीं किया जा सकता। या उस डायबिटीज की बीमारी की तरह है जिसको जड़ से कभी खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ संयम बरतकर भोजन में, व्यायाम में उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन पूर्णतया हम जिस प्रकार आज डायबिटीज की राजधानी बन गई है इंडिया, तो पूर्णतया हम जड़ से उसे उखाड़ नहीं फेंक सकते, रूट आउट नहीं कर सकते। उसी तरह से बेरोजगारी है, उसी तरह से जनसंख्या वृद्धि है। आप जनसंख्या वृद्धि को भी एक बार में ये नहीं कह सकते हो कि कल से कोई नया नहीं आएगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ये भी एक ऐसी समस्या है जिसमें सुधार किया जा सकता है। सरकार नियम और कानून बनाकर सुधार कर सकती है, पूर्णतया खत्म नहीं कर सकती। लेकिन जो पिछले कुछ दशक से परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके कारण आज बेरोजगारी जो है अपना प्रचंड रूप धारण कर ली है। और जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के दुख से पीड़ित है। विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध है। किसी महान अलेक्जेंडर ने कहा था, पिता जीना सिखाता है लेकिन शिक्षक अच्छे से जीना सिखाता है। तो आज शिक्षकों को उपेक्षित किया जा रहा है ना? और जो है मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए पहले इसके समस्याओं पर ध्यान देना होगा कि मुख्य रूप से हमारी आवश्यकता क्या है, विद्यार्थी की जरूरत क्या थी। विद्यार्थी की जरूरत ये थी, विद्यार्थी जो है 1000-2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का डिमांड नहीं कर रहा है,
उसको काम चाहिए, जॉब चाहिए, उसको भत्ता नहीं चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता दे करके बेरोजगार कभी खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। तो जो विद्यार्थी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? वो रोजगार की भीख नहीं मांग रहा। जितने हमारे देश में रोजगार सृजित होते थे जो जिन एजेंसियों के माध्यम से, विद्यार्थी तो बस इतना चाह रहा है कि परीक्षाएं जो हैं बिल्कुल साफ कराई जाएं, परीक्षाएं जो है बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए। पेपर लीक होता है, लोग पकड़े जाते हैं और उनके साथ फिर क्या होता है पता नहीं चलता, फिर से अगले परीक्षा में वही होता है। जो लंबित मामले कोर्ट में चले जाते हैं, डिले हो जाता है, ऐसी परीक्षाओं का क्या? तो सबसे जो मुद्दा ये है, समस्या हमारी ये है कि जितनी भी एजेंसियां थी, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, ये जो डिपार्टमेंट हैं सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे थे। आज इनके लिए कहा जा रहा है एनआरए गठित कर दिया गया, सीईटी लागू कर दी गई, लेकिन अभी तक सीईटी का सिलेबस नहीं बताया गया कि उसमें क्या पूछा जाएगा। हमारे पास कुछ विद्यार्थी जो अपने कैरियर के अंतिम मोड़ पे खड़े हैं, उनका कैरियर का अंतिम साल चल रहा है, उनके जीवन में वो तैयारी 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और आज उनके कैरियर को लेकर के वो चिंतित हैं कि आज 10 साल से जिस विषय का उन्होंने अध्ययन किया है, अब अचानक से आप जो है उसमें परिवर्तन कर देंगे कि कल से नया सिलेबस आ गया, तो उनकी 10 साल की मेहनत तो फिर से बेकार हो गई, फिर से वो न्यू हो गए और उनका अंतिम वर्ष बचा है और उनकी आशावादी जो विचार हैं वो तो पूरी तरह से कुंठित हो गए कि अब उनका क्या होगा। उम्र जो है 27-28 साल पहुंच गई, अब वो क्या करेंगे, है ना। इतनी पूंजी भी नहीं है कि वो पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल हो जाए। हर चीज देखिए, आप प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन का चलिए मैं समर्थन कर लेता हूं, लेकिन बताइए, मैं खुद एक प्राइवेट व्यक्ति हूं, मैं एक कोचिंग संचालक हूं, कोचिंग पढ़ाता हूं। एक शिक्षक ही शिक्षक का दर्द समझता है। जब 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 12 घंटे पढ़ाने के बाद चेस्ट दर्द करने लगता है, एक शिक्षक ही इस पीड़ा को समझ सकता है। आज शिक्षकों ने इस विद्यार्थियों के हित के लिए अपनी आवाज उठाई है, मैं उनके साथ हूं। और सारे जो शिक्षक हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बैंक, एसएससी, रेलवे जो सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने की एजेंसी थी, आप कह रहे हैं कि सबकी परीक्षाओं के लिए सीईटी एक चैनल हो गया, उसी के माध्यम से सारे वैकेंसियां भरी जाएंगी। तो मैं कहता हूं बहुत से राजनीतिक दल हैं, क्या भारत में सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर क्यों न एक राजनीतिक दल बना दिया जाए, इससे भी बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, है ना। तो बहुत से लॉजिकल प्रश्न होते हैं और हर कथन के 2 पहलू होते हैं, एक उसका प्रांश और एक उसका कॉन्स होता है। केवल एक पहलू पर विचार करके अपने बातों को थोप देना ये अच्छी बात नहीं है। उसके प्रांश और कॉन्स दोनों को बताना चाहिए कि इससे क्या लाभ होगा और इससे क्या हानि होगी। आज तक हम बच्चों को सिखाते आ रहे हैं कि कभी तर्क तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसके पीछे हम अपना एक तर्क देते हैं। तो जब हम तर्क देते हैं तो उसके प्रांश और कॉन्स को बताते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। आज तक हम यही सिखाते आए हैं कि तर्क तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। हम देश विदेश में घूमने जाते हैं तो वहां की व्यवस्थाएं हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन याद रखिए कि हर देश काल, वातावरण, परिस्थितियां अलग होता है। हर जगह उसको एक साथ इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और आज जो है पूरा देश कोरोना की मार से पीड़ित है और ऐसे समय में नए जो है इंप्लीमेंट जो किए जा रहे हैं, नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं, इससे जो है सरकार को इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए
ये समय जो है विपत्ति का समय है। इस समय जो है नए नए एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। अभी सब लोग जो है घर पर बैठे, विद्यार्थी 6 महीने से घर पे बैठा हुआ है, ऐसे ही डिप्रेशन में है। माँ बाप का ताना सुन रहा है कि आज 8 साल से तैयारी कर रहे हो, तुमने क्या किया। और ऊपर से जब ये देखता है कि सिलेबस बदल गया, सारी चीजें बदल गई, तो और भी हतोत्साहित हो जाता है। समस्याओं के जड़ में जाइए, समस्याओं को खत्म कीजिए। समस्याएं ये हैं कि समय पर वैकेंसीज आए और 6 महीने से ज्यादा किसी वैकेंसीज को कंप्लीट करने में समय ना लगे। 4-4 साल तक जो लंबित हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे देश है, देश की सबसे छोटी इकाई एक परिवार है, और परिवार में एक पिता के लिए प्रायोरिटीज क्या है। वो अपने बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने नहीं ले जाता, लग्जरी गाड़ी में नहीं घुमाता, अच्छे कपड़े नहीं दिलाता, लेकिन हर पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। वैसे देश भी है, और देश के प्रधानमंत्री पिता तुल्य हैं, और जनता जो है उनकी संतान के समान है। शिक्षक आपका ही है, युवा आपका ही है, विद्यार्थी आपका ही है। तो आप इसके पीड़ा को समझिए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन। लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है, जब परिवार में कोई बीमार हो जाता है, तो प्रायोरिटी उस समय चिकित्सा हो जाती है, जब तक कि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। कोई परिवार में गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता है तो उस समय प्रायोरिटी चिकित्सा होती है। सबसे पहले हम सब कुछ छोड़ करके उसको इलाज कराते हैं। इसी तरह से चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हम पूछते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्यों सरकार के कंपनी पर, सरकार के बैंक एक सरकार की कंपनी है, कितना भी अच्छा प्राइवेट बैंक हो, लेकिन लोगों की साख, लोगों का विश्वास जो है हमेशा सरकारी बैंकों पर ही होता है। क्यों नहीं प्राइवेट बैंक पर भरोसा करते हैं, है ना? तो कहने की बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है, अगर उससे रोजगार सृजित हो रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन टाटा, महेंद्र, अंबानी, अडानी जैसे कुछ लोगों के हाथ में ही धन का संकेंद्रण हो, यह संविधान विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसमें देश की पूरी जनता को इक्विटी देनी चाहिए। एनपीएस, जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनमें विनिवेश होना चाहिए, और उसमें पूरी जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए, मेदांता जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछता हूं कि कितने गरीब जाकर के वहां इलाज कराते हैं, वो अपने पूरी प्रॉपर्टी बेच दें तब भी वहां के 2 दिन का खर्चा नहीं उठा सकते। आज भी वो सरकारी हॉस्पिटलों का ही चक्कर लगाते हैं। बात गरीबों की करते हैं तो गरीबों की सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल और कोचिंगें बहुत ज्यादा जो है फीस प्रभावित करती हैं, तो मैं कहता हूं कि ये सरकार द्वारा विनियमित होनी चाहिए। सरकार सारे प्राइवेट स्कूल और कोचिंगों की फीस को विनियमित करे, निर्धारित कर दे, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो भी होना चाहिए वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, जिससे कि जनता भी सहमत हो। हम किसी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष से नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति अपने किसी भी जीव जंतु के लिए भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से टीचर चाहकर भी अपने विद्यार्थी, अपने प्रिय और अप्रिय विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं कर सकता। जिस प्रकार सूर्य जो है सबके लिए रोशनी देता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से पढ़ाता है। जिस प्रकार से जल, वायु बिना भेद किए सबको समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, उसी प्रकार शिक्षक जो है अपने ज्ञान के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को समान दृष्टि से देखता है। वो चाहता भी है भेदभाव करना तो नहीं कर सकता।
और मैं आज ये भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि लोग जो है कोचिंग संस्थाओं का बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं। मैं कहता हूं जितनी भी छोटी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, लाखों कोचिंग संस्थाएं होंगी देश में, और यथाशक्ति हर कोचिंग संस्था 25, 50, 100, 200, 500 लोगों को रोजगार दी हुई है। अगर ये कोचिंग संस्थाएं नहीं रहेंगी तो कई करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर का चूल्हा जलता है। आज हम लोग जो है अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। पूरी तरह से वो कर्मचारी हमारे ऊपर आश्रित थे, आज वो बेरोजगार हो गए। बात आप आत्मनिर्भर की करते हैं, तो हम तो पहले से आत्मनिर्भर हैं। हम कोई सरकारी जॉब नहीं करते, सरकार से हमें कोई सहायता नहीं प्राप्त होती। हम मेहनत भी करते हैं और 18% जीएसटी भी देते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं। अब तो हमें यह भी डर सता रहा है कि कहीं हम निर्भर ना हो जाएं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस समाज में शिक्षकों की उपेक्षा होती है वो समाज बर्बर हो जाता है। और एक शिक्षक ही था जिसने नंद वंश की जड़ों को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना करवा दी। किसी आचार्य ने ही कहा था, चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में पलते हैं। शिक्षक के हाथ में ही ये नौजवान है, शिक्षक के हाथ में ये युवा विद्यार्थी है, और जैसी उनको शिक्षा देगा वैसे ही वो करेंगे। तो शिक्षक का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता, शिक्षक का धर्म शिक्षक ही होता है और सभी विद्यार्थियों को समान दृष्टि से देखता है। और मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इधर भी आकृष्ट कराना चाहूंगा कि तथाकथित कुछ शिक्षण संस्थाएं अपनी दुकान चमकाने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही हैं। आप हमारे पास आइए, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है शिक्षा कभी मुफ्त नहीं दी जाती। बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए प्राप्त किया हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो क्या आप रियली विद्यार्थियों का भला कर रहे हैं? विद्यार्थी इतना बेवकूफ नहीं है, वो भी समझता है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। आप जो है व्यूज बढ़ा करके कहां से कमाना चाहते हैं, वो सब समझता है। अगर फल वाला फ्री में फल बेचना शुरू कर दे, सब्जी वाला फ्री में सब्जी बेचना शुरू कर दे, किसान फ्री में अन्न देना शुरू कर दे, डॉक्टर फ्री में सेवा करना शुरू कर दे, इंजीनियर फ्री में मशीनों को बनाना शुरू कर दे, शिक्षक फ्री में सेवा बेचना शुरू कर दे, तो ये सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए? यह एक प्रश्न बनता है। हाँ, मन में कोई भी गरीब आदमी भी किसी भी अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला दिलाना चाहता है तो उसकी फीस इतनी होनी चाहिए कि उसे भी अफोर्डेबल हो। मैं तो कह रहा हूं कि सारे हॉस्पिटल और सारी कोचिंगें, सारे शिक्षण संस्थाएं सरकार के द्वारा विनियमित होनी चाहिए। जो भी फीस प्रभावित की जाती है सरकार उसको विनियमित करे। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। भाई हमारा परिवार कैसे चलेगा और जो लोग हमारे पे आश्रित हैं वो कैसे जिएंगे? अगर सब कुछ फ्री में होने लगे तो क्या ये अर्थव्यवस्था चल पाएगी? तो मुद्दे बहुत से हैं। मैं ये बड़ी घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन लाखों विद्यार्थियों को मैंने भी पढ़ा रखा है। कभी भी धर्म जाति के आधार पर मैंने विभाजित करके विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया है। आज भी विद्यार्थी मुझे उतना ही सम्मान देता है।
और मैं उसके पीड़ा में अपनी पीड़ा देखता हूं। मैं भी एक बेरोजगार हूं और सरकार के पॉलिसी का ही पालन कर रहा हूं, आत्मनिर्भर हूं। 25 लोगों को और रोजगार दे रखा है, लेकिन अब तो मुझे भी डर सता रहा है कि कहीं हम खुद ने बेरोजगार खुद ना हम निर्भर बन जाएं। तो ये जो परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है। ये कोरोना का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है। यहां 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हुआ है। इस समय प्लीज आप लोग जो है नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए इम्प्लीमेंट लागू ना करें। जैसी व्यवस्था चल रही है वैसे चलने दें। सामान्य परिस्थितियों में सारे नियम बनाए जाते हैं, सारे कानून बनाए जाते हैं और उनका इम्प्लीमेंट संभव है। यहां लोग भूखों मर रहे हैं और आप कह रहे हैं डीजे पर डांस करो, ऐसा संभव, ये अच्छा नहीं है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मन में तो बहुत सारे विचार हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव होने के चलते मैं यहीं पर अपनी बातें समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज देखिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। तो सर्वप्रथम देखिए हम लोग जगत जननी माँ सरस्वती जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आज देखिए पूरा ये वसुधैव जो देखिए इस धरा जो है, इसमें सभी लोगों के ऊपर ज्ञान की जो वर्षा हो रही है, उनपे उसमें माता सरस्वती जी का असीम अनुकंपा है। इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हमेशा उनका हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। 5 सितंबर देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत रत्न हैं और त्याग के एक देखिए त्याग और बलिदान के एक बहुत बड़े प्रणेता हैं। अपने कर्तव्य के प्रति वो हमेशा वफादार रहे और देखिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि आज देखिए हम सभी शिक्षकों को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अवसर प्रदान किया। सन 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन शिक्षक दिवस मनाने में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का अभूतपूर्व योगदान, बलिदान छुपा हुआ है। एक बार उनके विद्यार्थियों ने उनके जन्म दिवस को मनाने की आज्ञा लेना चाहा, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्म दिवस के रूप में न मना के एक देखिए क्या है, इसको एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि आज देखिए सभी शिक्षकों को उसका देखिए एक सम्मान मिल रहा है। तो शिक्षक दिवस की इस मन से मैं अभी अपने सभी गुरुजनों को जो जिन्होंने मुझको पढ़ाया, जिनके ज्ञान से मैं आज हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, श्री शास्त्री जी एवं श्री सीताराम पटेल जी को मैं अभिनंदन करता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखिए शिक्षक जो होता है वो देखिए आपके जीवन का आधार स्तंभ होता है। आचार्य चाणक्य ने देखिए कहा है कि जो शिक्षक होगा देखिए वो राष्ट्र का निर्माता भी होता है और राष्ट्र का विध्वंसक भी होता है। और ये हमारे लिए देखिए गर्व की बात है कि हमारे देश के शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हमारे ऋषि मुनि और हमारे देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन लोगों का योगदान जो बहुत ज़्यादा है, जिनके दिशा निर्देशों का अनुसरण करके आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश हमारा तरक्की कर रहा है। याद रखिए, अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी भारत की ही है। क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी के दिशा निर्देशों से जो हम लोग देखिए चल रहे हैं, जो युवा चल रहा है, वो उसमें देखिए भारत का विकास निश्चित रूप से छुपा हुआ है। राधाकृष्णन जी ने एक चीज देखिए हमेशा सिखाया है कि विद्यार्थी को या किसी को भी
हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सीखना बंद हो गया तो व्यक्ति उसी दिन देखिए क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा इन द सेंस देखिए सीखने की ललक हमेशा होनी चाहिए। अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आपका दिमाग हमेशा युवा रहेगा। युवा का मतलब देखिए मेरा ये है कि दिमाग आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसमें अच्छी चीजें आएंगी, जिससे आपका देखिए सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक हमेशा देखिए अच्छा विकास आपका होगा। विद्यार्थी को देखिए हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य देखिए किस तरीके से, देखिए आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं। सर्वप्रथम देखिए मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो विद्यार्थी है इस समय थोड़ा परेशान है, क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आगामी परीक्षाएं कब हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आगामी वैकेंसी क्या होंगी वो भी नहीं पता चल रही है। इसलिए मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ये आग्रह करूंगा कि उसको दिशा निर्देश देके उसको सार्वजनिक करें कि कब क्या हमारा होगा, कब रिजल्ट हमारा आएगा, नई वैकेंसियां कब आएंगी, ताकि हमारा विद्यार्थी उसी को आधार मान के अपना देखिए आगे का कार्यक्रम बना सके। विद्यार्थी हमारा धैर्य बनाए रखे हुए है और आपको देखिए कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा देखिए धैर्य का ही देखिए प्रयोग करना है। धैर्य आप बनाए रखिए, और धैर्य आपका देखिए कैसा होना चाहिए, बाज तरीके से। बाज देखिए कभी अपना धैर्य नहीं खोता। बाज के ऊपर देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए बाज को देखिए हमला कौन कर सकता है, कौवा। कौवा देखिए बाज से ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन हमला करता है। लेकिन बाज जो है अपना धैर्य नहीं खोता। कौवा देखिए उसकी पीठ में बैठ के उसको चोंच मारेगा, उसको देखिए घाव पहुंचाएगा। तो देखिए बाज क्या करता है, उसको रिएक्शन नहीं देता, बल्कि बाज देखिए क्या करेगा, तुरंत अपनी देखिए क्या है, अपनी जो उड़ने की ऊंचाई है उस ऊंचाई को बढ़ा देगा। अब जैसे ही देखिए अपनी ऊंचाई को बढ़ाएगा, तो जैसे जैसे देखिए ऊंचाई बढ़ेगी तो देखिए क्या होगा, सांस लेने में कौवे को दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएगा कौवा नीचे आ जाएगा। अब बाद में देखिए कुछ नहीं किया, उसने केवल पेशेंस से देखिए अपनी क्षमता का जो कर सकता है, अपनी क्षमता से अनुरूप देखिए उसने अपना कार्य किया। तो विद्यार्थी भी हमारा देखिए अपनी क्षमता का देखिए पूरा 100% देखिए क्या है सदुपयोग करे। समय को देखिए कभी बर्बाद नहीं करना, समय को बर्बाद नहीं करना, हमेशा समय का देखिए क्या है सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग आप हमेशा देखिए अच्छे कार्य के लिए करिए, धैर्य के साथ करिए, क्योंकि देखिए जो आपको जिंदगी मिली है, जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिली है, बल्कि जिंदगी वो है जो आप देखिए बनाएंगे। और उसको बनाने के लिए देखिए क्या है, अपने आप के ऊपर पहले क्या है, सबसे पहले आपको भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि भरोसा अगर खुद पर होगा तो ताकत है, भरोसा अगर खुद पर होगा तो ताकत है, और अगर दूसरों पर भरोसा होगा तो हमेशा कमजोरी होगी। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि हमेशा आप देखिए अपने के ऊपर भरोसा रखिए, दूसरों के ऊपर भरोसा मत रखिए। विद्यार्थी देखिए अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करेगा, अपने ऊपर भरोसा रखेगा, और भरोसे के साथ देखिए यदि आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मित्र बनाइए देखिए आप, क्योंकि देखिए मित्र जो होता है, अच्छा मित्र जो होगा तो आपको किसी दर्पण की जरूरत नहीं है। अच्छे मित्र की जो आंख है वही आपका दर्पण है। जो अच्छा मित्र होगा वो आपको हमेशा समय समय पे, अगर आप कहीं कोई गलत कार्य करते हैं तो उसमें देखिए आपको क्या है, टोकेगा जरूर। इसलिए मित्र की बात का देखिए कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा मित्र बनाइए, आप देखिए धैर्य के साथ कार्य करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो आपको देखिए जिंदगी मिली है उस जिंदगी को देखिए आप अपने हिसाब से देखिए उसको बनाइए। राधा कृष्णन जी को कोटि कोटि प्रणाम है, जिसके कारण से देखिए आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राधा कृष्णन जी देखिए का अनुसरण करिए, उनके देखिए उनके बताए गए निर्देशों का पालन करिए, तो देखिए सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इस मंच के माध्यम से मैं पुनः एक बार देखिए विद्यार्थियों आपके लिए अनुरोध कर रहा हूं कि आप देखिए आप अपने धैर्य से साथ कार्य करिए। और सरकार से भी हम अनुरोध कर रहे हैं पुनः कि हमारे विद्यार्थियों का जो बेरोजगार हैं, जो विद्यार्थी हमारा दिशा निर्देश नहीं सही पा रहे हैं, उसको देखिए सही तरीके से दिशा निर्देशित करके हमारे विद्यार्थियों का देखिए मार्गदर्शन करने के लिए सरकार कुछ न कुछ कदम उठाए। थैंक यू। एक बार पुनः आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं संतोष चौबे
आपका हार्दिक नमन एवं वंदन करता हूं। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। मेरा हृदय वेदना से पीड़ित है, क्योंकि मुझे पिछला वर्ष याद आ रहा है किस प्रकार से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते विद्यार्थियों के साथ हमने शिक्षक दिवस मनाया था। आज हमारा समग्र विद्यार्थी समुदाय दर्द के सागर में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके जीवन में चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। और मुझे इस बात को कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि उसके जीवन के अंधकार को बढ़ाने में कुछ शिक्षकों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस शिक्षक समुदाय अपने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग कर विद्यार्थियों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। वे अपने रोटी सेकने के लिए, वे अपने धंधे को चमकाने के लिए विद्यार्थियों की संवेदनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, गुरु का काम विद्यार्थी को अंधेरे में झोंकना नहीं है। गुरु का काम है विद्यार्थी को अंधेरे से प्रकाश में लेकर के आना। एक तो कोरोना के मार ने उसके घर परिवार, उसकी जिंदगी को ऐसे ही तबाह कर दिया। अर्थव्यवस्था ने की जर्जर स्थिति ने ऐसे ही उसके जीवन से सब रस छीन लिया। और ऊपर से हम सब लोग उसका उत्साह बढ़ाने को छोड़कर उल्टे हम ये कह रहे हैं कि नौकरी खत्म हो गई, सब प्राइवेटाइज हो गया, जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। वो जिएगा तो फिर कैसे जिएगा? क्या ये है हम शिक्षकों का कर्तव्य? मुझे माफ करना, जब आपको इस सरकार का विरोध करना चाहिए था तो तब आपने इस सरकार का विरोध नहीं किया। जब इस सरकार के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए तो आप इस सरकार का विरोध कर रहे हो। बोलो, आप कौन लोग हो? इस देश के एक जिम्मेवार नागरिक या सिर्फ एक उपभोक्ता? अगर आप जिम्मेवार नागरिक होते तो आप इस बात को समझ पाते कि आज हमारा देश समग्र दुनिया की तरह एक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। उधर दानवी आकांक्षाओं का शिकार चीन हमारी सरहदों को छीनने में लगा हुआ है। हमारी सरहदों को पार कर हमारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में हमें एकता के साथ, समग्रता के साथ, अपनी सरकार के साथ, फौलादी इरादों के साथ खड़ा होना चाहिए। यह सही है कि रोटी की दिक्कत है, यह सही है कि बेरोजगारी अंधकार की तरह जीवन को डस रहा है, लेकिन यह भी सही है कि अंधकार भी हटेगा। और फिर आप अगर अभी रोटी आप घी के साथ खाते थे, अभी नमक के साथ खाकर काम चला लो। यह वक्त गुजरेगा, फिर से नई शुरुआत होगी, नई सुबह आ जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कि जीवन एक सुंदर उपहार है, इसे व्यर्थ में खोना न। जब दो चार पल मेले हंसने के, इन आंसू में भिगोना न। यूं ही हंसते खेलते जीवन पथ पर बढ़ते जाना, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, मंजिल को तुम सजाना। ये तो जिंदगी है। मुश्किलें तो आएंगी पर रात के अंधेरे हटेंगे, फिर से सूरज की किरणें छाएंगी और रुक न जाना मंजिल पर तुम। यही हार की बात होगी, नए ध्येय का रास्ता ले, फिर से शुरुआत होगी। जिंदगी कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। जिंदगी सरपट दौड़ती है, लेकिन उसके लिए आपके पैरों में ताकत होनी चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए। अगर आपने धैर्य, अपना हौसला खो दिया तो यह जो कोरोना का काल है, पता नहीं है कितनी जिंदगियों को ढील जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं कहता कि सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि जब सरकार गलत काम करे उसका विरोध जरूर करो। यही सच्चा लोकतंत्र है। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तब
आपका न्याय कहां था जब भारत की सरकार के सबसे बड़े व्यक्ति, मुखिया, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए वे जाकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं, तब आप नहीं बोल पाए, तब आपका न्याय कहां था? आज तो वे भारत की शिक्षा को सुधारने की बात कर रहे हैं, नई शिक्षा प्रणाली ला रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारा काम इन्होंने इधर शिक्षा के लिए किया। जब सरकार ने करना शुरू किया तो आप सरकार की खिंचाई करने लगे, क्योंकि अब आपको कहीं कहीं लग रहा है कहीं हमारे धंधे पर चोट न पहुंच जाए। मैं कहना चाहता हूं कि मिल्टन ने कहा था कि किसी भी काम का कोई भविष्य नहीं, लेकिन जहां काम है वही भविष्य है। सुनो, चाहे ये शिक्षा प्रणाली बदल जाए, कुछ भी हो जाए, जो व्यक्ति ने सही से ज्ञान प्राप्त किया है उसका यह जो कार्य है, यह कार्य उसका कभी बंद नहीं होगा। विद्यार्थी उसे पढ़ेगा, चाहे जिस रूप में पढ़े। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबों से यह विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोगों के बहकावे में नहीं आओ और आप सिर्फ अपना कर्तव्य करो, अपना कार्य करो, और वह कार्य बस एक ही है कि अपनी पढ़ाई लिखाई को फोकस करो, क्योंकि फिर से वैकेंसी आएगी, फिर से सब सही हो जाएगा। यह ठीक है कि भारत की सरकार ने गलतियां की, पिछले कई सालों से लगभग 8 लाख की वैकेंसी पड़ी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूं। रेलवे ने मांग की कि मुझे लगभग अपने सही परिचालन के रेलवे के परिचालन के लिए लगभग 1.25 लाख हमें कर्मचारी चाहिए, लेकिन भारत की सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को रोजगार दे सके, सही समय पर परीक्षाएं करा करके इतने लोगों को अपॉइंटमेंट दे सके। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये पैसा देश का गया कहां? मेरे भाई, सरकार ये पैसा पी नहीं गई, इस पैसा हमारे ऊपर ही लगाया गया है, लेकिन वो पैसा लगाने का जगह गलत था। हमारे किसानों के खाते में 6,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें हमारे किसानों को चाहिए कि उनके लड़कों को, उनके बच्चों को, उनके लड़कियों को नौकरी दी जाए, 40 साल तक वो कमा करके, 50 साल तक कमा कर अपना घर परिवार चला सके और वे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी संभाल सके। हमें बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्रियां चाहिए, हमें उद्योग धंधे चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई व्यक्ति, क्या कोई भी मंच से खड़े होकर के इस बात की गुहार करने कभी कोशिश की? अगर कुंभ मेले में कुछ पैसे कम खर्च हो जाते तो कुछ नहीं हो जाता, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बहुत ऊंची नहीं होती तो भी कुछ नहीं हो जाता। लेकिन मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं जो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम की ऊंची मूर्ति बनवा देंगे, कोई कहता है लोहिया जी की ऊंची मूर्ति बनवा देंगे, कोई कहता है काशीराम जी की ऊंची मूर्ति बनवा देंगे। भैया मेरे, ये सारे लोग ने कभी भी अपनी मूर्तियों को ऊंचा बनवाने के लिए कार्य नहीं किया भारत के लिए। ये ऐसे महान लोग थे जिन्होंने अपना समग्र जीवन संघर्ष में बिता दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, हम सभी लोगों का जीवन सुखमय हो सके। क्या हम लोग, क्या हमारी सरकारें इसके लिए कार्य कर रही है? मैं बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 जो संबंधित है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, अनुच्छेद 38 का यह कहना है कि राज्य जो भारत की सरकार है या राज्य की सरकार है, उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका मुख्य कार्य होगा कि भारत में लोक कल्याण की वृद्धि करना। और लोक कल्याण की वृद्धि कैसे होगी? तो उसमें लिखा है सामाजिक व्यवस्था बनाकर। सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी और कैसे वह सुरक्षित रहेगी? तो उसमें लिखा हुआ है कि वह होगी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के माध्यम से। क्या हमारे भारत में, क्या हमारे देश में सामाजिक न्याय है? और अगर आप कहते हो है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, लिंग के नाम पर इतने निरीह लोगों की हत्याएं क्यों की जाती है?
हम दूध मुहे बच्चों को कभी गला घोटने में गुरेज नहीं करते। हम स्त्रियों को भी अपने हवस का शिकार बनाने में हम हमारी जो अंतरात्मा है वो कांपती नहीं। नृशंस हत्याएं हम निरीह लोगों का कर बैठते हैं। क्या किसी व्यक्ति का किसी जाति या धर्म में होना कोई गुनाह है क्या? मेरा आप समग्र लोगों से यही पूछना है कि क्या भारत में सामाजिक न्याय है? और आर्थिक न्याय की बात करो, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो दौलत के पहाड़ पे खड़े हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो एक एक दाने के मुहताज हैं। बड़े बड़े घरानों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं और बेचारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, छोटे मझोले कुटीर उद्योग, ये सब जार जार आंसू रो रहे हैं। हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें इस भारतवर्ष को सही करना है, यदि हमें इसको सही दिशा में लेकर आना है, तो हमें सामाजिक आर्थिक न्याय पर विचार करना होगा। और सरकारों से हम तभी सही करा पाएंगे जब हम सही हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी सरकार के साथ खड़े हैं जो सरकार हमारे मन की बात कहती है। और हमारे मन के अंदर क्या है? हमारे मन के अंदर है वही जाति और धर्म के नाम पर विद्वेष की भावना। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इसका परित्याग करना पड़ेगा। हमें दूसरों के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को समझना पड़ेगा। हमें इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि जो दर्द हमें होता है, जो पीड़ा हमें उत्पन्न होती है, वही पीड़ा दूसरों को भी उत्पन्न होती है। और जब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम सिर्फ दूसरों को उंगली उठाते रहेंगे और इसका कभी कोई समाधान ढूंढ ना पाएंगे। आज हमारा समग्र विद्यार्थी समुदाय किस भाव से पीड़ित है, उसका हृदय कैसे करा रहा है, मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा आपको, एक विद्यार्थी जो समझ लो पढ़ने के लिए जाता है बाहर, और वो पढ़ाई जब करना चाहता है तो पढ़ करके वो पढ़ता है, लेकिन नौकरी उसको मिल नहीं पाती। व्यवस्था की खामी के कारण से उसके मन के अंदर से दर्द उत्पन्न होता है। सुनो क्या दर्द उत्पन्न होता है उसके मन के अंदर। ख्वाब जल गए, जज्बात जल गए, जो किए थे वायदे तमाम जल गए। लगी कैसी आग मेरे जीवन में कि खुशियों के सारे शाम जल गए। खोट है खुदा या मेरी किस्मत में, फिर भी मुस्कुराता ही रहा हूं सितम में। खोट है खुदा या मेरी किस्मत में, फिर भी मुस्कुराता ही रहा हूं सितम में। गम और आंसू ही शायद मेरे जीवन का साया है। खंजरों से नहीं फूलों से हमने जख्म पाया है। देखते हैं लोग बाहर की बर्बादी, कौन अंदर का तूफा देखे। बहुत खंडहर इस जगत में, कौन दिल का गिरा मखा देखे। देखा होगा लोगों ने जलते हुए आशियाने को, कोई तो दिल के आग से जले इस शमशान को देखे। कोई तो दिल के आग से जले इस शमशान को देखे। सांसें चल रही हैं पर शरीर अब एक बोझ है। सब कुछ बिखर गया पर अब भी किसी की खोज है। किसकी खोज? नौकरी की खोज। अब भी किसी की खोज है। उस राज को राजी रहने दो जिससे सब तार तार हो गया, क्योंकि कौन समझेगा तुम्हें जहां प्यार भी व्यापार हो गया। गरीबों को मसल डालना ही अमीरों की सच्ची जवानी है। उन्हें कांटे भी चुभे तो एक त्रासदी भरी कहानी है। यहाँ तो दिन रात खंजर चलते हैं गरीबों के सीने पर कौन समझेगा तुम्हें जहां खून भी पानी है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों और बहनों, यह पूरी दुनिया एक व्यापार हो गई है। ये पूरी दुनिया एक बाजार हो गया है और यहाँ पर प्यार नहीं, यहाँ पर ये बाजार है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे हम इंसान प्यार के लिए बने हैं, तब तक इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि जहां कहीं भी प्यार होता है वहां व्यापार नहीं होता, और जहां व्यापार होता है वहां पर कभी प्यार नहीं हो सकता। क्या हम शिक्षक गण व्यापार कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं? मेरा इतना मानना है कि हम लोग व्यापार न करें, प्यार करें। आप कहोगे सर जी फिर आप लोग फीस लेते हो। मैं मानता हूं ये आर्थिक युग में अपनी व्यवस्था चलाने के लिए कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन न्याय करो। अगर कुछ लो तो विद्यार्थियों को समग्रता के साथ दो। उसका सिर्फ सिलेबस कवर ना हो, उसके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी हम शिक्षकों के द्वारा समय समय पर प्रयास होना चाहिए। उसके जीवन के अंधेरे को छांटने के लिए उसके जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास भी हम गुरुजनों के माध्यम से होना चाहिए। तब यह कहा जाएगा यह शिक्षा है।
यह व्यापार नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो शिक्षक समुदाय है और हमारे जो विद्यार्थी हैं, इनके बीच का संबंध एक माता पिता और बच्चों की तरह होना चाहिए। छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 5वीं क्लास का विद्यार्थी, उसकी रिपोर्ट कार्ड मंगाई जाती है। उसके रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी लिखा नहीं है, रिपोर्ट कार्ड ब्लैंक है। प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं क्लास टीचर को, कहते हैं इसका रिपोर्ट कार्ड ब्लैंक क्यों है? टीचर ने कहा, सर क्या बताऊं, मैं समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता। इस लिखने के लिए कुछ मेरे पास था ही नहीं, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या लिखूं, बेकार है, समझ लीजिए सब कुछ। प्रिंसिपल ने कहा, क्या आप अपने दायित्वों का निर्वहन सही से करते हो? उन्होंने कहा, सर जी बहुत सही से मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने में तो कोई मेरी बात ही नहीं है। और जहां तक विद्यार्थियों की बात है तो मैं जाता हूं क्लास में, हमेशा जाते जाते मैं कहता हूं आई लव यू ऑल। और मैं क्या कर सकता हूं? प्रिंसिपल थोड़ा समझदार थे, उनको पता था कोई भी विद्यार्थी शून्य संज्ञा शून्य नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे भाव हैं, उस भावों को निकालने की जरूरत है, क्योंकि वह भी दर्द की पीड़ा में कराता है, उसको समझ कहां कोई पाता। तो उसका मंगाया गया निचले क्लास के प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाए गए। 3री क्लास के प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा था, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यह इस संस्थान का सबसे उज्जवल विद्यार्थी है। 4th क्लास के प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड वी हैव टू लुक आफ्टर हिम, इसकी माता कैंसर से जूझ रही है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ही शैल बी शैटर्ड, अन्यथा क्या हो जाएगा, अंत यह टूट कर बिखर जाएगा। 5वीं क्लास में जब प्रवेश किया, उसकी मां मर चुकी थी, जाहिर सी बात है वो बिखरा हुआ टूटा हुआ विद्यार्थी। शिक्षक ने ही सोचा ये टूटा हुआ बिखरा विद्यार्थी बेकार है, यह फालतू है, और जाहिर सी बात है कि उसका जो दिल पे में जो जख्म बने हुए थे, उसकी मां के जाने के कारण से उस पर मरहम नहीं लगाया जा सका, और वह विद्यार्थी वास्तव में टूट कर बिखर गया। जब शिक्षक को ये सारी जानकारी हुई, वह भी संसार हो गया, और उसने सोचा कि इस विद्यार्थी पर मैं अब ख्याल रखूंगा, इसका ध्यान रखूंगा, और शिक्षक ने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन के सुंदर फूल खिलने शुरू हो गए। धीरे धीरे उसका जो जख्म है वह भरना शुरू हो गया। इतने में कुछ दिनों के बाद आ गया शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। सारे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे, वह भी लेकर आया था, लेकिन उसका उपहार किसी भी विद्यार्थी की अपेक्षा में देखने में बिल्कुल आकर्षक नहीं था। वह किसी पुराने पेपर में लिपटा सिपटा ऐसा ही था। शिक्षक ने पहले उसी को खोलना उचित समझा, उन्हें उसको खोला, उसमें उन्हें 2 उपहार दिखाई दिए, एक इत्र की शीशी और दूसरा एक ब्रासलेट। इत्र की शीशी आधी खाली थी, मतलब उसका आधा इत्र किसी ने इस्तेमाल किया था, और जो ब्रेसलेट थे उसके 2-4 नग टूटे हुए थे। शिक्षक ने उस इत्र की शीशी को खोल करके उसको स्प्रे करिए अपने शरीर के ऊपर। फिर इसके बाद लोगों ने, जो विद्यार्थी वो था वहां पर, विद्यार्थी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, उस विद्यार्थी का मजाक उड़ाने लगे कि देखो टीचर के लेकर भी आया तो क्या लेकर आया, पुराना इत्र की शीशी यूज किया हुआ, और ब्रासलेट भी लेकर आया है तो इसके कई कड़ियां जो निकली हुई है। विद्यार्थी जो यह उपहार लेकर आया था, उसने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो मंच पर आया, उसने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन मैं अपने दिल का दर्द आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जो शिक्षक सामने बैठे हैं ना, एक वो शिक्षक है जिसमें मुझे अपनी मां दिखाई दी। जब मेरी मां मर रही थी तो मरने के समय मेरी मां ने इसी इत्र का इस्तेमाल किया हुआ था, यही इत्र की खुशबू से आ रही थी। और जब मेरी मां मर रही थी तो मेरे मां के हाथ में ब्रासलेट थी, उसके नग टूटे हुए थे। चूंकि मुझे शिक्षक में मुझे मेरी मां की गंध आती है, इसलिए मैंने इस उपहार देना उचित समझा, क्योंकि मैंने सोचा था कि जिस किसी भी दिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे मुझे अपनी मां दिखाई दे देगी, मैं उसको ये उपहार दूंगा। क्या हम शिक्षकगण
अपने विद्यार्थियों के समक्ष इस प्रकार से माता पिता की तरफ उपस्थित हो पा रहे हैं। जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक संदेश देकर जाना चाहूंगा। देखो, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, सॉरी समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब खत्म हो गया। तुम रेगिस्तान के पथी की तरह, रेगिस्तान में जो लोग होते हैं कारवे के साथ चलते हैं, बहुत समस्याएं वहां रहती हैं, लेकिन वह हारता नहीं। वह क्या करता है? वह इसका सामना करता है, वह इसका सामना करता है और वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जैसे रेगिस्तान के पथी का जीवन है, वैसे जीवन विद्यार्थी का भी होना चाहिए। रेगिस्तानी जिंदगी धूल से पटी हुई, चिलचिलाती धूप, आग उगलती हुई, कांट और कंटीली झाड़ियां उत्साह को मुरझाए हुए, कांट और कंटीली झाड़ियां उत्साह को मुरझाए हुए, आंखों की वीरानी भाव शून्यता को बढ़ाए हुए, चटपटाते होठ पर पानी की दो बूंद नहीं, पेट है कि पत्तल, मंजिल के आगे कोई सुध नहीं, जहरीले जानवर रास्ते में बड़े बड़े, दस ले तो जिंदगी खत्म हो जाए खड़े खड़े, पर खौफ नहीं, कैसे उससे सामना होगा, लहूलुहान वह होगा कि उसका खात्मा होगा। बहुतों को देखा उसने दबते हुए भरी जवानी में, पर उसे फर्क नहीं मौत और जिंदगानी में। रात का अंधेरा भटका दे, है उसे गम नहीं, आज पहुंचे कल पहुंचे, हिम्मत होगी कभी कम नहीं। हिम्मत मत हारना मेरे बच्चों, दुनिया फिर से लौटेगी, सब कुछ वैसे ही आया होगा। हम सब फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे, फिर से पढ़ाई होगी। और मैं जाते जाते अपनी सरकार से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, जब आपने सारे सेक्टर खोल दिए तो फिर आप शिक्षा के सेक्टर को क्यों नहीं खोल रहे? समग्र भारत के लगभग 7 करोड़ विद्यार्थी इन कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं, जो संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों का लगभग 26% है। यह कोचिंग इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। 75,000 करोड़ रुपए का इसका सालाना जो है वह 1 साल का लगभग इसका ट्रांजैक्शन है। मेरा यह मानना है कि हम कोचिंगों पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अपनी इसी बात के साथ, आप लोगों को आशीर्वाद के साथ और जितने भी गुरुजन मेरे हैं सभी को प्रणाम के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।